हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, या क्या है वो जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में आते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल एंड स्वागत करती हूं आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी सेल के उस पार्ट के बारे में जो कि हमारे कैरेक्टर्स हमारे आगे की जनरेशन में पास करवाता है, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में। सेल चैप्टर पूरा हम फिनिश कर चुके हैं। एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो कि हमारे पास बाकी है वो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो आज की क्लास में हम जानेंगे केंद्रक के बारे में। ये लोग हम लोग जानते हैं कि सेल के बीच में पाया जाता है क्या, केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। कहां पे है, कोशिका द्रव के अंदर। लेकिन अब मैं इस केंद्रक को बड़ा करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी ये कैसा होता है। चलिए जानते हैं। देखो केंद्रक के बारे में पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि केंद्रक के दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसे बोलते हैं बाहरी भाग, जो कि है न्यूक्लियर एनवलप यानी कि केंद्रक का लिफाफा। केंद्रक लिफाफा ये क्या है, ये है आउटर यानी कि बाहरी भाग। आउटर यानी कि बाहरी भाग। अब बात करते हैं हम अंदर वाले पार्ट की, जिसे बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियो का मतलब केंद्रक और प्लाज्म का मतलब होता है द्रव। केंद्रक द्रव जो कि क्या है, आंतरिक पार्ट यानी कि इनर भाग, आंतरिक भाग। कैसे है भाई, कैसे है भाई? देखो सिंपल सी चीज, अब मैं नाभिक बना रही हूं, पूरी कोशिका के अंदर का नाभिक बनाने जा रही हूं। ये क्या है, ये है नाभिक, और ये बाहर जो मैंने रेड कलर से बनाई ये है नाभिक का लिफाफा, और जो अंदर मैं ये बना रही हूं ये है नाभिक का केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या इतना ही है? नहीं। अब देखिए न्यूक्लियर जो हमारा एनवलप है, हमारा जो न्यूक्लियर एनवलप है वो भी दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होती है झिल्ली, एक होती है मेम्ब्रेन, और एक होते हैं छिद्र यानी कि पोर। अब छिद्र, झिल्ली कितनी होती है, टू झिल्ली। मतलब क्या हुआ, इस डायग्राम को आपने देख लिया। अब देखिएगा जो मैं बनाने वाली हूं। देखो होता क्या है, ये मैंने बनाई एक ही लेयर यानी कि एक झिल्ली बनाई ना, एक नहीं होती दो झिल्लियां होती है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाली हूं। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। हमने कितनी झिल्लियां बनानी है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की बनाएंगे दो झिल्ली। तो देखो ये एक झिल्ली और ये दूसरी झिल्ली, दो झिल्ली बन गई। पोर कहां पे है, तो देखो इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे पोर होंगे, मैंने पोर बना दिए, और झिल्ली आपस में जुड़ जाएगी जहां पर भी पोर होंगे। तो ये है हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जिसके पास ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी न्यूक्लियर झिल्ली और आंतरिक न्यूक्लियर झिल्ली, दो झिल्लियां हैं। और बीच में ये जो जगह बैठी है इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर यानी कि केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र, ठीक है, क्या है, पोर है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होगा, फिर सुन लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होगा कि साइटोप्लाज्म में, बाहर तो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें से कोई भी चीज को अंदर लेकर आना या बाहर लेकर आने से रोकना, ठीक है, से रोकना। और न्यूक्लियर पोर का काम क्या होगा, जो जरूरी चीजें हैं उसे अंदर और बाहर करवाना। समझ में आ गई बात? तो हमारा बाहरी भाग खत्म होता है। अब बात करते हैं आंतरिक भाग की यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो भाई अगर बाहरी भाग दो चीजों से मिलकर बन रहा है तो ये क्यों पीछे रहेगा? तो ये जो आंतरिक भाग है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है।
देखो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रक, केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक की केंद्रिका बोला जाता है किसे, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाले न्यूक्लियोलस को। और क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर जो आपस में ऐसे पड़े होते हैं, मिले हुए से ऐसे। इन धागे जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन। क्या यहां पर हमारा केंद्रक खत्म हो गया, हाँ जी खत्म हो गया। केंद्रक में मैंने क्या बताया, केंद्रक में एक एक करके सबकी बात करेंगे और सबके फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले नाभिक यानी केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहां पे होता है, कोशिका के अंदर। इसे कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोशिका कब क्या करेगी सारा डिसाइड कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस है ब्रेन यानी मस्तिष्क है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज, न्यूक्लियस बना होता है दो चीजों से, एक है बाहरी आवरण और एक है आंतरिक जगह। बाहरी आवरण को बोला जाता है न्यूक्लियर लिफाफा एनवेलप। ठीक है, अब कोई कागज है जिसे आपको पोस्ट करना है, आप एक थैले में लिफाफे में डाल के पोस्ट करोगे ना, तो इसी तरीके से न्यूक्लियस भी एक एनवेलप में डला हुआ है। ठीक है, और क्या है, अंदर मौजूद है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बाहर साइटोप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप दो चीजों से मिलकर बनता है, उसमें दो तो झिल्लियां होती हैं, दो झिल्ली होती है आउटर और इनर, जो कि बाहर की चीज से अंदर की चीज को सेपरेट करती है। और बीच बीच में होते हैं छिद्र यानी पोर, जो कि बाहर की चीज से अंदर की चीज को कनेक्ट भी करती है। ठीक है, यानी कि जरूरत से ज्यादा रिश्ता भी नहीं है और जरूरत से ज्यादा टूटा हुआ भी नहीं है, मीडियम सा रिश्ता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, वो द्रव, वो तरल पदार्थ, वो जेली जैसा पदार्थ जो कि नाभिक के अंदर है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक है हमारा केंद्रक का केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, और एक है धागे जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है क्रोमेटिन। तो अभी हमने ये जान लिया कि न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते कि ये क्रोमेटिन है क्या चीज और ये न्यूक्लियोलस है क्या चीज। तो अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या है और क्रोमेटिन क्या है। तो चलें आगे, चलिए क्या बताना है, सबसे पहले मुझे आपको बताना है मेरे को कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, यानी कि केंद्रक का केंद्रिका क्या चीज है। तो देखो इतनी चीज आप जान चुके हो कि ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। बस इसके बारे में एक ही चीज जाननी है, वो ये है, हम बार बार बात कर रहे हैं ना मोतियों की, राइबोसोम की बात हम कर चुके हैं, है ना। तो वो मोती कुछ नहीं है, वो मोती बनाता कौन है, राइबोसोम का सिंथेसिस कौन करता है, सिंथेसिस करती है हमारी न्यूक्लियोलस, यानी कि राइबोसोम का संश्लेषण करता है हमारा कौन, संश्लेषण करता है हमारा न्यूक्लियोलस। बस न्यूक्लियोलस के बारे में इतनी ही चीज आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, फिर राइबोसोम बनकर साइटोप्लाज्म में जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाता है और फिर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो न्यूक्लियोलस समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक और चीज, यानी क्रोमेटिन के बारे में। देखो सब चीजों के बारे में दो दो तीन तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं है। क्रोमेटिन के बारे में क्या होती है क्रोमेटिन, आपने देखा ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है आपस में एंटेंगल, तो ये क्या है, ये है थ्रेड लाइक, यानी धागे जैसे स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हैं। इनकी खोज किसने की, क्वेश्चन आता है, खोज यानी डिस्कवरी किसने की, किसने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है। तो डिस्कवरी की एक सर जिनका नाम है फ्लेमिंग भाई साहब ने, फ्लेमिंग नाम के भाई साहब थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि क्रोमेटिन होता है। ठीक है,
अगली चीज स्टूडेंट्स क्या याद रखनी है कि जो ये क्रोमेटिन है, आप कभी भी किसी कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखोगे, उसके नाभिक को देखोगे तो आपको ये क्रोमेटिन दिखेंगे। लेकिन जब सेल डिवीजन होता है, क्या बोला मैंने, जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि अभी कोशिका को विभाजन करना है, यानी कि 1 से 2 कोशिका बननी है, 2 से 4 बननी है, कोशिका विभाजन करना है, उस दौरान ये जो एंटेंगल धागे हैं वो अपनी शेप बदलते हैं। क्या करते हैं? अपनी शेप चेंज करते हैं, यानी कि अपना आकार बदलते हैं। तो मैम बदलकर क्या कर लेते हैं? आकार बदलकर ये दिखने लग जाते हैं कुछ ऐसे। कैसे दिखने लग जाते हैं? ऐसे, फूलों जैसे सुंदर सुंदर। और इनको क्रोमेटिन नहीं बोलते। अब जब आकार बदल लिया तो इनका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। क्लियर है? बताइए इतनी बात। क्या बताया मैंने? देखो हमने जो किया, हमने बस इतना किया कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन को मैंने बाहर निकाला और क्रोमेटिन को मैंने आपको दिखाया, तो सेल डिवीजन के टाइम पे वो ऐसी शेप ले लेती है। अभी तक मैंने इतनी बात की है। इस शेप को क्रोमोसोम बोला जाता है। अब मैं बताऊंगी क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है और क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया। अभी तक कोई दिक्कत है? अब एक चीज और याद रखनी है कि सेल डिवीजन के दौरान भी ऐसा नहीं है कि जितनी देर सेल डिवीजन चलेगी उतनी देर हमें क्रोमोसोम दिखता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप माइक्रोस्कोप में देखो और आपको क्रोमोसोम दिखे, तो आपको सेल डिवीजन का जो मेटाफेज स्टेज होता है ना, मेटाफेज जो स्टेज होता है, कौन सा? मेटाफेज। देखो डिवीजन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मेटाफेज स्टेज में अगर आप कोशिका को देखोगे ना, तभी आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, वरना आपको हर स्टेज में क्रोमेटिन दिखेगी। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि किस टाइम में आप कोशिका के अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र देख सकते हो। आप बोलोगे कोशिका विभाजन के मेटाफेज स्टेज में, तब आप ठीक होगे। क्लियर है इतनी बात? तो क्रोमेटिन कंप्लीट है। हमने न्यूक्लियस कर लिया, न्यूक्लियस का एनवेलप कर लिया, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करी, हमने न्यूक्लियर पोर किया। अब हम आ गए थे अंदर कोशिका केंद्रक द्रव के अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। हमने क्रोमेटिन किया, हमने न्यूक्लियोलस केंद्रिका किया। अब क्रोमेटिन को कन्वर्ट कर दिया क्रोमोसोम में, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम को। ये लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ेंगे हम? गुणसूत्र को। ठीक है। पहली चीज आती है कि इसकी खोज किसने की, यानी डिस्कवरी। और दूसरी चीज आती है इसको नाम किसने दिया, नेम। तो देखो डिस्कवरी की एक साइंटिस्ट जिनका नाम था के नागेली, और नाम दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वाल्डेयर। क्या नाम था? वाल्डेयर। बताओ याद रहेगा? के नागेली नाम के साइंटिस्ट ने हमारे गुणसूत्र को खोजा। इन्होंने उस स्टेज में देख लिया। देखो इतनी देर तक लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, ठीक है, हर बार उनको क्रोमेटिन दिखा, लेकिन इन भाई साहब को, के नागेली भाई साहब को माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम दिख गया, फेमस हो गए। ठीक है, तो खोज किसने की? के नागेली ने। नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने। ठीक है। अगली चीज, क्रोमोसोम के स्टडी को, क्रोमोसोम के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के अध्ययन को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कैरियोटाइपिंग? देखो कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, और न्यूक्लियस के ऊपर क्रोमोसोम ही वो है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम ही वो भाग है। एक्चुअल में देखो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि जब माता पिता से बच्चे बनते हैं, उस दौरान जो चीज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है ना, वो क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या है? वो चीज है जो कि आने वाले बच्चे के गुणों को दर्शाएगा, यानी कि क्या बताएगा? करेक्टर बताएगा, गुणसूत्र, गुण बताने वाला। ठीक है, गुण का सूत्र, फॉर्मूला। ठीक है। तो टाइपिंग का मतलब यही है कि क्रोमोसोम ही वो है जो कि आने वाले बच्चे के गुण लिखेगा। ठीक है। तो न्यूक्लियस में गुण लिखने वाला कौन है? क्रोमोसोम, इसीलिए बोला जाता है कैरियोटाइपिंग। क्लियर है इतनी बात?
अगली चीज आपको याद रखनी है कि क्रोमोसोम, देखो हमने अभी तक क्या किया, हमने किया सेल, ठीक है, हमने किया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन को मैं बाहर निकाल लाई और मैंने मेटाफेज स्टेज में देखा तो ये क्रोमेटिन हमें दिखा क्रोमोसोम जैसा। जब इस क्रोमोसोम को बड़ा करके देखा तो ये कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा दिखा। और हमें सिर्फ यही नहीं दिखा, हमें इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर भी दिखे, पूरा क्रोमोसोम के अंदर कुछ मौजूद था। जब हमने इन स्ट्रक्चर को बाहर निकाला तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के पाए गए। समझ में आ रहे हैं? क्रोमेटिन को देखा तो क्रोमोसोम दिखे, क्रोमोसोम को देखा तो स्ट्रक्चर दिखे ऐसे, और इनके साथ साथ हमें कुछ और चीजें मिली जो इनके अंदर इस तरीके से मौजूद थी कहीं कहीं पे। तो यहां से साइंटिस्ट जी ने बताया कि एक क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है ये ब्लू वाली जिसे बोला जाता है प्रोटीन, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और जो रेड वाला भाग है वो क्या है, वो है डीएनए, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपकी है डीएनए। तो क्या हुआ देखो, क्रोमेटिन बनती है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। अभी देखो हमें आगे बढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि डीएनए किससे बनता है भाई। अभी बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। डीएनए भी आगे कई चीजों से मिलकर बनता है, यानी कि देखो छोटी छोटी चीजें जुड़ जुड़ के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती है। अब हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हम बनते हैं ना। उसी तरीके से कुछ कुछ मिल मिल के डीएनए बना, फिर हमारा क्रोमोसोम बना, क्रोमेटिन बना, न्यूक्लियस बना, ठीक है। तो अभी हमने कहां तक किया, हमने देख लिया क्रोमोसोम के बारे में। डीएनए की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन क्या हमारा लेक्चर खत्म हो गया, नहीं, अभी हमने जानना है कि क्रोमोसोम और क्या क्या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। हम बात करेंगे कि हम में, ह्यूमन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन में यानी कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, संख्या, काउंट कितना है मानव शरीर में, किसका, क्रोमोसोम का, यानी कि मुझ में या आप में या किसी भी इंसान में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने, 46, या इन 46 को बोल देते हैं 23 पेयर यानी जोड़े। देखो आपके पास कितने जूते हैं, अभी आपने कितने जूते पहने हुए हैं, आप बोलोगे 2 पहने हुए हैं। कितने पेयर पहने हुए हैं, एक ही पेयर पहनोगे ना एक बार में, तो पेयर का मतलब जोड़ा, उसमें इकट्ठे आ जाते हैं दोनों। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, पेयर में कितने, 23। अब ये 46 क्रोमोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझो। ये 46 क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, क्या होते हैं, ऑटोसोम, और इसी को अलैंगिक, अलैंगिक गुणसूत्र भी बोला जाता है। और दूसरे होते हैं एलोसोम, क्या होते हैं, एलोसोम, और इसी को लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है। अब मैं बताऊंगी कि क्यों इसको सेक्स बोला जाता है और इसे अलैंगिक बोला जाता है, ठीक है, मैं बताने वाली हूं। देखो ये कितने होते हैं, पहले इतने जानो, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या होती है 44 या 22 जोड़े। बच्चे कितने, 2। तो सेक्स क्रोमोसोम की कितनी होती है संख्या, संख्या होती है 2 या 1 जोड़ा। क्लियर है, काउंट समझ में आ गई। अब देखो क्यों इसको अलैंगिक गुणसूत्र बोला गया और उसको लैंगिक बोला गया, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारी पूरी बॉडी, हम जब बच्चे थे तो बहुत छोटी सी सेल से बने थे, वो धीरे धीरे विभाजित कर करके हम इतने बड़े बनते हैं, फिर हमारा बर्थ होता है डिलीवरी के टाइम, ठीक है, उसके बाद हम और ग्रो करते हैं, तो हमारी कोशिका विभाजन होता है। हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ करवाता है, जो कोशिका विभाजन करवाता है, जिन कोशिकाओं में विभाजन होता है उनमें ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि अगर सिंपल भाषा में सुनोगे तो ये सुनो, आप जो हो,
आप जो हो, आप अपने माता पिता से मिलते जुलते हो। कहते हैं आपका नाक मिलता है, तुझे तो वही चीजें पसंद है जो तेरे को तेरे पापा को पसंद है या तेरी मम्मी को पसंद है, तू मम्मी जैसी लगती है, तू पापा जैसा लगता है। ये जो चीजें हैं, ये जो दिखने की फिजिकल अपीयरेंस है या जो मतलब क्वालिटीज है, वो किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है अलैंगिक गुणसूत्र पे। यानी कि ये 44 क्रोमोसोम जो है ना, ये गुणों को लेकर चलते हैं, कैरेक्टर को लेकर चलते हैं। किसमें? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। पिता अपने 44 क्रोमोसोम, ठीक है, देता है अपने बच्चे को। ठीक है, कितने क्रोमोसोम देता है? 44 नहीं देता, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगी। पिता अपने क्रोमोसोम देता है अपने बच्चे को, तो पिता के कैरेक्टर बच्चे में जाते हैं। माता अपने कैरेक्टर देती है तो माता के कैरेक्टर बच्चे में जाते हैं। कैरेक्टर कौन लेकर जाता है? ये अलैंगिक गुणसूत्र। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। तो लड़का या लड़की यानी सेक्स, यानी कि लिंग। क्या लिंग कौन डिसाइड करता है? लिंग डिसाइड करता है एलोसोम, यानी कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ये चीज डिसाइड करने वाला कौन है? एलोसोम। ठीक है, अब हम एलोसोम की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं एलोसोम? देखो कितने हैं, एक जोड़ा। एलोसोम कितने हैं? एलोसोम है एक जोड़ा, यानी कि 2। अब आपको याद रखने हैं कि देखो मेल में यानी कि पुरुषों में ये कौन से होते हैं? एक होता है एक्स, एक होता है वाई। और महिलाओं में, फीमेल में, महिलाओं में ये होते हैं एक एक्स और दूसरा भी एक्स। अब अगली चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको साइड में याद रखनी है एक चीज नोट बनाकर कि एक्स का मतलब होता है लड़की यानी गर्ल, और वाई का मतलब होता है लड़का यानी बॉय। अब देखो होता क्या है, फादर ने अपने एक्स वाई क्रोमोसोम लेकर आ गया। ठीक है, फादर के स्पर्म थे शुक्राणु, दो शुक्राणु बनाते हैं। ठीक है, एक में क्या था? एक्स था, एक में क्या था? वाई था। इसी तरीके से फीमेल के, मादा के ओवम थे, क्या थे? अंडाणु। ये मैंने क्या बनाए हैं? ये मैंने शुक्राणु बनाए हैं, यानी स्पर्म है। और ये क्या मैंने बनाए हैं? अंडाणु, यानी ओवम है। इसमें क्या था? इसमें भी एक्स था, इसमें भी एक्स था। अब हो क्या सकता है? देखो, हो ऐसा सकता है कि मादा का एक्स वाला ओवम तैयार था और पुरुष ने अपना एक्स वाला स्पर्म दे दिया, यानी कि एक्स वाले अंडाणु ने एक्स वाले के साथ जोड़ा और बना दिया क्या? बना दिया जाइगोट। जाइगोट में आया क्या? एक एक्स आया स्पर्म का और एक एक्स आया फीमेल का। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि पुरुष ने अपना एक्स क्रोमोसोम दिया और मादा ने अपना ये वाला एक्स ओवम दे दिया, तो क्या बनेगा? तो भी बनेगा एक्स। और क्या हो सकता है? हो सकता है पुरुष ने अपना जो स्पर्म, अपना जो शुक्राणु मादा की बॉडी में दिया, वो वाई क्रोमोसोम वाला था, तो वाई वाला इस एक्स से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एक्स वाई। और अगर इसी वाई ने उस एक्स से जोड़ा तो भी क्या बनाएगा? एक्स वाई। तो ये 4 काम हो सकते हैं। हो सकता है 2 एक्स मिल जाए, हो सकता है 2 एक्स मिल जाए, हो सकता है 1 एक्स 1 वाई, हो सकता है 1 एक्स 1 वाई। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एक्स होता है तो क्या होता है? फीमेल। यहां पे दोनों एक्स हैं तो ये होगी लड़की। तो अगर ऐसा हो जाता है कि मेल ने अपना एक्स स्पर्म दिया और फीमेल का तो एक्स आएगा ही आएगा, फीमेल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ही उसके पास एक्स। ठीक है, मेल चूज कर सकता है। अब मेल भी खुद नहीं चूज कर सकता। अब कोई भी पुरुष होगा वो कहेगा कि मैं तो अपना एक्स दूंगा, मैं तो वाई दूंगा, ऐसा नहीं होता। वो उनकी बॉडी का होता है, लेकिन फिर भी डिसाइडिंग कौन है? पुरुष है, जो कि ये देखता है कि बच्चा लड़का हो गया या लड़की। भले ही उसके कंट्रोल में भी नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी देखती है। ठीक है, तो अगर पुरुष ने भी एक्स दिया, महिला का तो एक्स आएगा ही आएगा, तो लड़की बनेगी। अगर पुरुष ने एक्स दिया और महिला का दूसरा एक्स आ गया तो भी लड़की बनेगी। पुरुष ने अगर अपना वाई दे दिया ना, तो महिला के पास तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो एक्स देगी तो लड़का बनेगा। और पुरुष ने यहां पे भी वाई दे दिया तो लड़का बनेगा। यानी कि देखो, यहां से आपको 2 बातें पता लग रही है। पहली बात देखो, चांसेस इक्वल है, 2 लड़की बनने के चांसेस है और 2 लड़का बनने के चांसेस है। यानी कि 50%, 50-50 होता है ये, मतलब 50-50 होता है ये कि लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपने सीखी यहां से, वो दूसरी चीज है कि पुरुष पर निर्भर करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा।
ठीक है। देखो आज हमारी जो सोसाइटी है या आज से पहले जो हमारी सोसाइटी थी, जो हमारा कल्चर है, उसमें क्या होता है, लड़कियों को बोला जाता है कि भाई तूने तो लड़की दे दी, तूने तो लड़की दे दी। तो ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स एक्चुअली गलत है, और आज के लोग ये समझने लगे हैं चीज़ें, या तो वो किसी को भी नहीं टोकते या वो समझने लगे हैं कि भाई गलती तो लड़के की है। और एक्चुअल में देखो तो लड़के की भी गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़के को कोसने लगो कि तेरी वजह से लड़का हुआ है, तेरी वजह से लड़की हुई है। नहीं, कोसने का कोई रीजन ही नहीं है। सब अपने आप में क्या होते हैं, इंसान होते हैं, लड़का भी लड़की भी सब इक्वल है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फादर या मदर में कौन डिसाइड करता है या किस पर निर्भर करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे फादर पर, यानी कि पुरुष पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नाभिक, केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में, उसके अंदर के बारे में, उसके बाहर के बारे में, हर चीज के बारे में हमने जाना, ठीक है। अब हमारे पास रह गया है क्या, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो हमने छोड़ दिया डीएनए, और डीएनए से मिलता जुलता आएगा आरएनए। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें साइंस मैजिक को, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।